हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है राष्ट्रमंडल खेल। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में राष्ट्रमंडल खेल नामक प्रतियोगिता का वर्णन है। इसके विषय में हम पढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय कनाडा के मेल्विस मार्क्स बॉबी रॉबिन्सन को जाता है। मार्क्स रॉबिन्सन को हॉलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित 1928 के ओलंपिक खेल देखने का मौका मिला। अखबार का संवाददाता होने के साथ साथ उन्हें कनाडा की एथलेटिक टीम का मैनेजर भी बना दिया गया था। कनाडा की ट्रैक एंड फील्ड टीम में मार्क्स रॉबिन्सन ने ब्रिटिश गुयाना के एक खिलाड़ी फिल एडवर्ड्स को भी चुना था। फिल एडवर्ड्स का तब कोई अलग देश नहीं था, वह ब्रिटेन के अधीन देश गुयाना का एक नागरिक था। तब गुयाना की कोई टीम अलग से ओलंपिक नहीं जाती थी, क्योंकि गुयाना स्वतंत्र देश नहीं था। जब एम्स्टर्डम ओलंपिक समाप्त हो गए तो रॉबिन्सन के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए किसी खेल मेले का आयोजन किया जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि कई देशों के खिलाड़ियों को ओलंपिक या दूसरी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था, चूंकि वे स्वतंत्र देश न होकर ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे। इसके बाद रॉबिन्सन ने कई पराधीन देशों का दौरा किया। ब्रिटेन की सरकार से भी बातचीत के कई दौर चलाए। उसकी मेहनत, सद्प्रयास और लगन अंततः 1930 में रंग लाई। इसी साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के आयोजन का भार कनाडा के ही शहर हैमिल्टन को सौंपा गया। वहां 16 से 23 अगस्त 1930 तक पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। तब इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 30 या 40 साल बाद राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में आएगी। तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया था। 1968 यानी 8वें राष्ट्रमंडल खेलों तक इस प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रहा। उसके बाद अगले 2 खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आयोजित हुए। 1978 से इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया और तब से आज तक यही नाम चला आ रहा है। फिल एडवर्ड्स 1930 से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा। सन 1930 में वह पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी और छुपी खेल प्रतिभाएं सामने आईं, जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे संसार में ही गुम हो गई होती अगर ये खेल न हुए होते। मार्क्स रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। उसने यह भी सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें प्रतिभा तो है, पर जिन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। मार्क्स रॉबिन्सन का यह सपना न केवल सच हुआ, बल्कि उनके द्वारा लगाया गया नन्हा सा पौधा अब एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का अर्थ है समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश। यह उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं। यह कोई राजनैतिक मंच या संगठन नहीं है, बल्कि मित्र देशों की सरकारों का ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता वाले देश एक समान माने और समझे जाते हैं। ये सभी सदस्य देश एक समान मान्यताओं और लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य रखते हैं। सिंगापुर घोषणा के अनुरूप सदस्य देशों के समान लक्ष्य और आदर्श हैं।
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करना, मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, लोकतंत्र का पालन करना और उसका अधिकतम प्रसार करना, मानवाधिकारों का आदर करना और उनका पालन करना, अच्छा शासन करना, कानून का शासन लागू रखना, लोगों को जागरूक करना, सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम रखना। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ पसंद आया होगा और आप जान गए होंगे इस पाठ के विषय में कि राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं। यानी राष्ट्र देशों के आपस में खेले जाने वाले खेल को ही राष्ट्रमंडल खेल कहा जाता है। खेलों के माध्यम से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश होती है, अर्थात सारे देश खेलों का आयोजन इसीलिए करते हैं ताकि सबका सबके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।